तो ये सब जो हालात नजर आ रहे हैं, इन्हीं को समझने के लिए खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आउटपुट हेड सलाम टीवी के सैयद अब्बास मेहदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी हैं। अब्बास जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो हालात नजर आ रहे हैं, जो ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दावा करने की पेशकश कर रहे थे, अब वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर किस तरह की शिकस्त और किस तरह का जो एक कॉम्पिटिशन है वो ईरान ने अमेरिका को दिया है, जो यहाँ पर ट्रंप को झुकना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये अभी ट्रंप ने कहा है कि वो अगले 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर जंग बंदी का ऐलान कर सकते हैं, सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। तो अभी ईरान की तरफ से कोई इस तरह से पॉजिटिव बयान नहीं आया है, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजिशकियान जी, उनकी तरफ से बयान आया है कि हमारी भी कुछ शर्तें हैं, उसको देखा जाए, फिर उसके बाद हम सीज फायर पर बात कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये समझना है कि ट्रंप ने ये आज 1 अप्रैल को 5वीं बार कहा है कि हम सीज फायर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब पहले दिन 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर लिया है और अब हम हमले करने के लिए हम इरादा नहीं रखते। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही बयान उन्होंने जंगबंदी से जुड़ा हुआ बयान उन्होंने 13 मार्च को दिया, फिर 23 मार्च को दिया, फिर 30 मार्च को उन्होंने इशारा दिया कि जंगबंदी हम कर सकते हैं, और आज फिर 2 दिन बाद फिर उन्होंने कहा है। तो ट्रंप के बयान के बाद बदलते बयान के साथ पलटते बयान इस तरह से आते रहते हैं। तो इस पर अभी अब दुनिया को इस पर भरोसा नहीं है जी। और इस तरह की जो जंगबंदी का उन्होंने आज ऐलान किया है, जब तक ईरान से कोई बयान नहीं आता। मसूद पेजिशकियान की पोजीशन ये है कि अभी आईआरजीसी वॉर में है, जंग लड़ रही है, और आईआरजीसी के जो चीफ कमांडर हैं मेजर वाहिदी, वो फैसले ले रहे हैं। तो उनकी तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से अगर कोई बयान आता है तो समझा जाएगा कि हाँ, जंगबंदी की तरफ अब कदम बढ़ रहे हैं, जंगबंदी की तरफ बातें हो रही हैं। और ये दुनिया का हर अमन पसंद इंसान, दुनिया का हर पीसफुल इंसान ये दुआ कर रहा है, ये मान रहा है, ये मना रहा है कि जंगबंदी हो जाए, क्योंकि इस जंग के नतीजे में दुनिया के हर आदमी तक इसका असर पहुंचा है। ये जंग हमारे किचन तक, हमारे पॉकेट तक पहुंच चुकी है, इसके असर। तो दुनिया ये चाह रही है, हम सब चाह रहे हैं कि जंगबंदी हो, और ये जो तबाही हो रही है तेहरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक, वो रुके। लेकिन बिल्कुल जी, बैनुल-अक़वामी सतह पर सभी की नजरें इस पर हैं, क्योंकि जिस तरह के असरात यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सभी को इफेक्ट कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो मसूद पेजिशकियान की तरफ से कहा जा रहा था कि क्या इस तरह के इशारे हैं, क्या ईरान ने भी इस तरह के इशारे दिए हैं कि वो इस तजवीज को लेकर सोचेगा, लेकिन उसने शर्त यही रखी है कि हमले पूरी तरह से बंद होंगे और दोबारा कभी ईरान पर हमला नहीं होगा। एक तो ये, और दूसरा ये सवाल जो कॉन्सिक्वेंसेज अमेरिका की तरफ से दिख रहे हैं, तो क्या इसकी बड़ी वजह इसे एक रणनीति समझा जाए या इसको एक स्ट्रैटेजी समझा जाए, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि जंग के हालात यहां तक पहुंचेंगे, और दूसरा यूरोप से भी एक एक करके सभी ममालिक साथ देने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कई और आज भी शामिल हुए हैं। फ्रांस ने पहले ही बंद कर दिया था एयर स्पेस को। तो क्या ये ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है अमेरिकी सदर के लिए कि उन्हें इस तरह से हालात को संभालना पड़ेगा? जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर इल्ज़ाम लगाए और कहा कि हमने इसलिए अटैक किया है, वो उसमें न्यूक्लियर इनरिचमेंट को ख़त्म किया जाए, यानी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान छोड़े, मिसाइल प्रोग्राम को छोड़े, ड्रोन के डेवलपमेंट को छोड़े, और साथ ही साथ रिजीम वहाँ पर चेंज हो, वहाँ पे जो सख्त कवानीन है, जो कि वेस्टर्न पावर्स कहते हैं, अमेरिका और इजराइल ख़ास करके कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सख्ती है, वहाँ पर बहुत पाबंदी है, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनाई बहुत कट्टर थे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे अमेरिका और इजराइल के, वो अपनी जगह पर हैं। ईरान ने अभी जो मसूद पेजिशकियान का जो बयान है वो बिल्कुल क्लियर है कि अब हमले नहीं होंगे दोबारा। न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है, ईरान पहले दिन से कहता आ रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी डोमेस्टिक जो नीड्स हैं, जो पावर्स की नीड्स हैं, और वहाँ पर गैस बेस्ड पूरी इकॉनमी है, उसके लिए हम ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं। और 96 से नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कहते रहते हैं, 96 से ये 30 साल हो गया कि बस चंद कदम दूर है ईरान न्यूक्लियर बम, एटम बम बना लेगा।
वो चंद दिन अभी तक आए नहीं और यही करके आपने हमला किया। फिर आपने कहा कि रिजीम चेंज हम चाहते हैं क्योंकि आयतुल्ला खामेनाई जो हैं वो बहुत कट्टर हैं। तो रिजीम नहीं चेंज हुआ, चेहरा चेंज हुआ है, रिजीम वही है। आयतुल्ला खामेनाई गए हैं, उनके बेटे आए हैं और कहा यह जा रहा है कि आयतुल्ला खामेनाई लिबरल थे, मुश्तबा खामेनाई के मुकाबले वो ज़्यादा लिबरल थे। और जिस तरह से उन पर कट्टरता का इल्ज़ाम लगाया गया, जो वेस्टर्न मीडिया ने कहा, वो लोग या कुछ और भी हम एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, वो कहते हैं कि खामेनाई कट्टर थे। तो उन्हें 1000, 2000 और 12000 किलोमीटर दूर बैठकर ईरान के बारे में राय देने से अच्छा है कि वो एक बार ईरान में जाके विजिट करें, ईरान की सड़कों को देखें, ईरान की बाज़ारों को देखें, ईरान के घरों को देखें और ईरान के लोगों की ज़िंदगी को देखें। कि कहा जाता है कि महिलाओं पर बहुत पाबंदी है, लेकिन आप ईरान की सड़कों पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ईरान में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेले और खोंचे लगाते हैं, वो महिलाएं ज़्यादातर हैं। ईरान में जो टैक्सी चलती है, जैसे यहाँ पर कैब चलती है, वहाँ पे जो टैक्सी, वो महिला ड्राइवर्स हैं। ईरान की दुकानों पर अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे तो वहाँ पर महिलाएं बैठी हुई। ईरान जाना चाहिए ईरान के बारे में राय देने से पहले। एक ईरान में एक फ़्लाइट ऑपरेट करती है जिसकी पायलट, को पायलट और क्रू जो होते हैं वो महिलाएं होती हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं महिलाएं, वहाँ की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं महिलाएं। ईरान की जो महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो 88% है। साइंस सेक्टर में ईरान में महिलाएं 57% हैं। मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल के शोबे में, सेहत के शोबे में 60% महिलाएं वहाँ पर हैं। तो इस तरह का जो नैरेटिव सेट किया गया और कहा गया कि रिजीम बहुत कट्टर है, तो लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो नेगेटिव परसेप्शन है ये बनाया क्यों गया? क्या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अमेरिका ने ये काम किया जिसकी वजह से ईरान को नुकसान हो सके? जी बिल्कुल। जैसे कि मिडिल ईस्ट के जो ईरान के अलावा जो गल्फ के दूसरे ममालिक हैं, जो मुल्क हैं, वहाँ पर अमेरिका है। वहाँ के तेल सऊदी अरब का, तेल कतर का, तेल कुवैत का, तेल बहरीन का, जॉर्डन का, उसकी कीमत तय करता है अमेरिका। बाजार में उसकी कीमत तय करता है अमेरिका। ईरान के तेल, ईरान पर सैंक्शंस 47 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान डॉलर में कारोबार नहीं करता है। तो तेल पर कब्जा करना और गैस, अब चूंकि इकॉनमी जो है वो शिफ्ट हो रही है ऑयल से गैस की तरफ, तो गैस ईरान में और कतर में है, तो अब गैस पे भी कब्जा करना, इसीलिए वो खार्ग आइलैंड जो वहाँ का है, जहाँ पर तेल का सबसे और गैस का जहाँ से ट्रेड होता है, 90% ईरान का, जो ईरान की लाइफलाइन कही जाती है, ईरान की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, उस पर कब्जा 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि हम खार्ग आइलैंड को पर कब्जा करेंगे। तो तेल का खेल है। और दूसरे अमेरिका की मिडिल ईस्ट में चली, हर चीज़ में चली, और ईरान में हुकूमत में उनकी नहीं चली। वो अपना पपेट बैठाना चाहते थे। ईरान में जो कहते हैं कि खामेनाई तानाशाह हैं, तो खामेनाई का बाकायदा इलेक्शन होता है और पूरा प्रोसीजर है। वहाँ की मजलिस खुबरगान और मजलिस शूरा जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ वो जनता के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। वहाँ सिलेक्शन होता है, वहाँ इलेक्शन होता है, फिर वो इलेक्टेड मेंबर्स मजलिस खुबरान के जो 88 मेंबर्स चुन कर आते हैं 31 सूबों के, ईरान के अलग अलग सूबों के, वो सुप्रीम लीडर को चुनते हैं। वहाँ आप कह रहे हैं कि तानाशाही है, लेकिन आप सऊदी अरब में तानाशाही नहीं देखते। आपको जहाँ पर तानाशाही है, जहाँ पर किंग होता है, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं, या कतर के हमाद हैं, या बहरीन के आले खलीफा हैं, यहाँ पर तानाशाही है, यहाँ डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे लोगों को आवाज़ उठाने की का हक नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप हिजाब को बुनियाद बनाते हैं तो आप ईरान की महिलाओं को देखिए और सऊदी अरब की महिलाओं को देखिए, आप ईरान की महिलाओं को देखिए और कतर की महिलाओं को देखिए, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ईरान का जो हिजाब है वो भी बहुत लिबरल है। ईरान में शिया इस्लाम में जो हिजाब है वो सिर्फ हेड को कवर करने का, फेस कवर करने के लिए नहीं। लेकिन आप सऊदी अरब के हिजाब को देखिए, आप कतर के हिजाब को देखिए, तो हेड के साथ साथ फेस भी कवर करना होता है। तो किसी मुल्क का अपना कल्चर है, किसी मुल्क की अपनी रिवायत है, अपना कानून है, अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज है। अगर आप महिला विरोधी बताकर उस पर अटैक करते हैं, तो ईरान के तेहरान में, इस्फहान में, कीरमान में, तबरेज़ में, कुम में, मशहद में, ये जो बड़े शहर हैं ईरान के, वहाँ पर करोड़ों महिलाएं आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई के असैसिनेशन के बाद से अभी तक अपने घरों को नहीं गई हैं।
वो वहीं पर सड़क पर है, वहीं पर जिंदगी गुजार रही हैं, वो मुतालबा कर रही हैं। और जब बीच में जब सीज फायर की बात होती है तो ईरान के अवाम अपनी आर्मी से, अपने अफवाज से, अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें अयतुल्लाह खामेनाई की शहादत का बदला चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि आपके सेट किए हुए नैरेटिव पे दुनिया चल सकती है जो गुलाम सोच के लोग हैं, लेकिन अगर कोई आजाद सोच के साथ अगर जिंदगी गुजारना चाह रहा है तो ये कोई उसकी गलती तो है नहीं। जिसको गुलामी पसंद है वो गुलामी करे। अरब हमारी गुलामी कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन ईरान ने फैसला किया है कि हम तेल हमारा है, गैस हमारी है, मुल्क हमारा है, कानून हमारा है, इसमें किसी भी बाहरी मदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। ये गलती है ईरान की। बिल्कुल, और ये जो परसेप्शन है ये दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है और यही वजह है। अब्बासी, आपको क्या लगता है जो यूरोपियन कंट्रीज और नाटो से जो उम्मीद अमेरिका ने लगाई थी, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अब अमेरिका को देखना पड़ रहा है इसी वजह से, क्योंकि एक अनप्रेडिक्टेबल लीडर अमेरिकी सदर को कहा जाता है, उनके बयानों पर एकदम से भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने रेजीम की बात की, आपने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, उनको अगर देखा जाए तो जो अमेरिकी सदर की हालत है वो अब एकदम अटपटी सी नजर आ रही है। और जो कह रहे थे अब तक कि रेजीम चेंज करना है, और अब वो बात कर रहे हैं कि हमारा ये मकसद था ही नहीं, हमारा जो मकसद था न्यूक्लियर प्रोग्राम का उसमें हम कामयाब हो गए हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जंग जीत ली है और सरेंडर करने की बात भी कर रहे हैं, जंग खत्म भी कर देंगे। तो कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं अमेरिकी सदर ट्रंप, और कैसे इन चीजों का आकलन किया जाए जो बयानबाजियां चल रही हैं? देखिए, तारीख लिखने वाले ये बात लिखेंगे, जो अनबायस्ड राइटर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं वो लिखेंगे। और आप देखेंगे यूरोप की मीडिया को देखिए, हालांकि वो अमेरिका के अलाइज हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो तारीख लिखने वाले हैं, जो इतिहास लिखने वाले हैं, वो इस बात को लिख रहे हैं कि आप रिजीम चेंज करने गए थे, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने गए थे, आप मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने गए थे और आपकी लड़ाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर आ गई। यानी आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। और ट्रंप ने सीधे सीधे कहा फ्रांस से, ब्रिटेन से, पोलैंड से, इटली से, स्पेन से, ये नेटो के मेंबर हैं और अमेरिका के अलाई हैं, इनसे कहा कि आइए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में हमारी मदद कीजिए। और सब ने कल से पिछले 2 दिन से सारे यूरोपियन स्टेट्स ने मना कर दिया है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम इसमें नहीं जाएंगे। और आज जो ट्रंप का जो सीज फायर का बयान आया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अमेरिका तेल नहीं लेता, फ्रांस को अगर तेल चाहिए तो आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाए, मेरा ऑब्जेक्टिव, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए और खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए आप एक सुपर पावर हैं, आप एक बहुत बड़े मुल्क के सरबराह हैं, और आपको ये बयान जेब नहीं देता कि हम खार्ग आइलैंड को जला देंगे, हम तेहरान को जला देंगे और हम ख़त्म कर देंगे। और ये देखा भी गया कि आपने उस तरह से काम भी किया। आपने मिनाब में 180 से ज़्यादा बच्चियों के स्कूल पर आपने मिसाइल मारी, आपने ईरान के खुमान शहर पे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल पर मिसाइल मारी, आपने तेहरान यूनिवर्सिटी पर मिसाइल मारी, आपने बस्तियों पर मिसाइल गिराई, आपने जो डिसलेशन सेंटर्स हैं, जो प्लांट हैं, जो साइट्स हैं जहां से पीने का पानी जाता है, आपने पीने के पानी पर अटैक किया है। और इसके जवाब में ईरान ने भी अटैक किया, लेकिन ईरान ने जो वॉर के एथिक्स होते हैं उसको ध्यान में रखकर किया है। ये सबके सामने है, मैं कोई बायस तरीके से ये बयान नहीं कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो ईरान ने जो अगर उसके ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हुआ तो उसने अशोद ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया, हाइफा पर अटैक किया, उसने उसके डिसलेशन प्लांट पर अटैक हुआ तो उसने हदरा पर अटैक किया, उसके सुप्रीम लीडर को मारा गया तो ईरान की मिसाइल प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम और बोर्डरूम दोनों जगह हिट की। अब ये अलग बात है कि ईरान का सुप्रीम लीडर अपने घर में बैठा हुआ था, रोज की तरह अपनी आम जिंदगी गुजार रहा था, और आपका पता नहीं कि आप कौन से बंकर में हैं, या इजराइल में हैं, या इजराइल के बाहर हैं। तो जो अमेरिका जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर आया था उस ऑब्जेक्टिव को तो अचीव नहीं कर पाया, दूसरे बहुत से मसाइल हो गए। और अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद जब बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात करने लगे कि हम अब ज़मीन पर उतरेंगे,
तो जो ईरान के अलाइज हैं, जो प्रॉक्सी है, हूती अंसारुल्लाह, यमन का अंसारुल्लाह जिसके हूती लड़ाके, वो यमन अदन की खाड़ी में बाबल मंदब जो रेड सी में है, जैसे पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, इसी तरह से एक समुद्री रास्ता है बाबल मंदब। तो हूतियों ने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया कि अगर ईरान पर ज़मीन पर अटैक होता है, ज़मीन पर फौज उतारी जाती है, तो हम कोई वक्त बिना वक्त गंवाए हम बाबल मंदब को बंद कर देंगे। और बाबल मंदब का पूरा तेल यूरोप, बाबल मंदब से निकलकर मेडिटेरियन सी से निकलकर सुएज नहर होते हुए वो यूरोप को जाता है और फिर अमेरिका तक जाता है वो तेल। तो अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो खुलवा नहीं पा रहे थे, बाबल मंदब पर भी खतरा मंडरा रहा था। और बाबल मंदब पर जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इरानियन आर्मी जो है बहुत मजबूत है, वैसे ही बाबल मंदब को छुड़वाने के लिए हूतियों से बहुत बड़ी जंग अमेरिका को, इजराइल को लड़नी पड़ती। ये सारा जो पहले तो माहौल बनाया कि हम जमीन पर उतरेंगे, 50,000 जो ट्रूप्स हैं वो पहले से तैनात है मिडिल ईस्ट में, और 10,000 और आ रहे थे और पैराशूटर्स आ रहे थे। तो ये सारा जो माहौल बनाया गया, उसके नतीजे में ईरान और उसके अलाइज जो यमन में हूती हैं, या फिर इराक़ में हशद शाबी है, असाब अहल हक है, या सरिया अल औलिया अल डैम है, ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो शिया मिलिशिया हैं, उन्होंने कहा कि हम भी, और देखा गया कि इतवार के रोज से देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में इराक़ से लाखों की तादाद में मिलिशियाज जो हैं, शिया मिलिशियाज जो हैं, वो ईरान जा रहे हैं ईरान की मदद के लिए। चेचन्या की जो रमज़ान कादिरेव की जो आर्मी है, उसने भी थ्रेट दिया कि अगर ईरान पर सैनिक उतरेंगे तो हम भी लड़ने जाएंगे। तो ये जो सारा सिनारियो देखा तो ट्रंप को समझ में आया होगा, पेंटागन को समझ में आया होगा, वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री को समझ में आया होगा कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की हम लड़ाई लड़ेंगे और बाबल मंदब बंद हो जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में से तो इधर भी तेल आता है, आप हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चाइना की तरफ, लेकिन बाबल मंदब से तो यूरोप में जाता है, अमेरिका में जाता है, तो वो भी बंद होने के चैलेंजेस थे। इसलिए ये माहौल बनाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप जितना आसान समझ रहे हैं, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले जो ईरानियन रिजीम थी या ईरानियन कमांडर्स थे, उन्होंने साफ कहा था कि अब अगर आपने अटैक किया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप हमला करेंगे, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन हमले करेंगे और हमले करके फिर आप कहेंगे कि सीज फायर का बिल्कुल साफ मैसेज दिया गया था कि अगर आप हमला करेंगे तो फिर हमला खत्म कब होगा ये तय करने की का हक जो है वो आप खो देंगे। बिल्कुल, और अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान ने जो पोजीशन अभी होल्ड की हुई है उसका अंदाजा अगर अमेरिका इजराइल ने लगाया होता तो शायद इसकी वो शुरुआत ही नहीं करता। और एक छोटा सा जवाब इस पर भी लेना चाहूंगी अब्बासी, क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक की भी बात कर रहे थे, जो कंपैरिजन आपने किया वो भी यहाँ पर साफ नजर आता है। OIC कंट्रीज से भी अब ऐसा लगता है कि ईरान को कोई तवक्को ही नहीं है। वो एक साथ तो बैठे, लेकिन उनके पास ऐसा है नहीं कि वो इसका मुमकिन हल कोई निकाल पाए। देखिए, OIC का जो रोल रहा है, ईरान पर अटैक हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर का एसिसिनेशन हुआ, ईरान OIC का मेंबर है, लेकिन किसी अरब मुल्क ने, किसी मुस्लिम मुल्क ने, 56 मुस्लिम मुल्कों ने कोई एक लफ्ज नहीं बोला इस हमलों की निंदा की होती कि ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, किसी ने नहीं बोला। लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएट किया, जब अमेरिकन इंटरेस्ट पर अटैक किया, अमेरिकन बेसिस पर अटैक किया, और ईरान ने साफ कहा, जंग से पहले अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अरब मुल्कों का एक एक मुल्क का उन्होंने दौरा किया, हर मुल्क में गए। उन्होंने कहा कि अगर आपके एयर स्पेस से हमारे मुल्क पर अटैक होगा तो हम अटैक करेंगे, हम पलटवार करेंगे, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि अटैक्स वहां से हुए हैं। अमेरिका ने जितने अटैक्स किए हैं ईरान पर, उसके 80% अटैक सऊदी, कतर, कुवैत, इराक, बहरीन, जॉर्डन के अमेरिकन बेसिस से हुए हैं, और ईरान ने रिटेलिएट किया है। और आज आलम यह है कि 17 बेसिस हैं इन मुल्कों में ईरान अमेरिका के, जिसमें 50,000 फौजियों का डिप्लॉयमेंट था। वो सारे बेस तबाह हो चुके हैं। 50,000 जो सैनिक हैं वो इन मुल्कों के होटल्स में पनाह लिए हुए हैं। तो अरब मुल्कों का रोल, और उसमें लोग कह रहे हैं कि कतर ने थोड़ा हिमायत में बयान दिया, टर्की जो है वो बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है। जो लोग कहते हैं
मैं उनको बताऊं कि आपको करबला की जंग का एक वाकया बताता हूं। करबला में जब इमाम हुसैन के सामने यजीद का लश्कर था, तो उस लश्कर में, यजीद के लश्कर में भी सहाबी रसूल थे और इमाम हुसैन तो रसूल अल्लाह के नवासे थे। तो उसमें जब यजीद की 9 लाख के लश्कर ने इमाम हुसैन को घेरा, तो उसमें एक जमाल नाम का एक हमलावर था जो सहाबी रसूल था। उसने जब देखा कि इमाम हुसैन को कत्ल किया जा रहा है तो वो रोने लगा। तो उससे लोगों ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने अपने रसूल के गोद में हुसैन को खेलते देखा है और अब मैं उस फौज में शामिल हूं जो हुसैन को कत्ल कर रहे हैं। तो फिर कत्ल क्यों कर रहे हो? कहा हम नहीं मारेंगे, हम इनके तबरुकात नहीं लूटेंगे। अरब में ये उस वक्त दस्तूर था कि कत्ल करने के बाद उनको लूट लिया जाता था, तो हम नहीं लूटेंगे तो रसूल अल्लाह की तबरुकात को कोई और लूट लेगा। बिल्कुल ये रोल, अगर लोग कहते हैं कि टर्की बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, कतर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, या और जो 1-2 मुस्लिम मुल्क हैं जो खामोशी साधे हुए हैं, तो उनका भी रोल यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर नजर आते हैं। बहरहाल अब देखना बेहद अहम होगा कि इस जंग का खात्मा कितने दिन में होता है, ट्रंप के बयानों के मुताबिक होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।